सो वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे इकोनॉमिक्स से बनने वाले लगभग 250 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में। ये पार्ट 1 आप मान लीजिए लगभग 500 क्वेश्चंस की श्रृंखला रहेगी, ठीक है। मतलब बहुत सारे लगभग 250 से अधिक क्वेश्चंस को हम लोग एक प्रकार से समझेंगे, तीव्र गति से आगे बढ़ने का प्रयास रहेगा हमारा, ठीक है। इकोनॉमिक्स में आपको जब आप बीए थर्ड सेमेस्टर में होते हैं तो आपको आर्थिक विचारों का इतिहास पढ़ना पड़ता है, हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट के बारे में आपको जानना होता है। तो आप सभी का महामैराथन रिवीजन क्लास 2025 में बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। देखिए हमारा चेहरा जरूर थोड़ा सा काला आ रहा होगा, मैं जानबूझ करके काला किया हूँ ताकि आपकी बोर्ड की क्वालिटी जो है ये उच्चतम रहे, ठीक है। तो ये 500 एमसीक्यूज़ की श्रृंखला जो है इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। इसको आप एकदम से रिवीजन क्लास के तौर पर लीजिएगा। 100% यही क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो जो बच्चे हमारे साथ आपकी पहली बार जुड़ रहे हैं उनका एक प्रकार से बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। और हमारे बच्चे जो पहले से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि किस तरीके से शुक्ला स्टडी पॉइंट परीक्षा के अंतिम दिनों में रिवीजन क्लास करवाता है। और लगातार आप लोग जो है बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं और बहुत ही अच्छा आप करते हैं, ठीक है। आइए जानने का प्रयास करते हैं किस तरीके से आपको एक प्रकार से प्रश्नों को समझना है। बहुत ही बारीकी के साथ एक एक प्रश्नों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे तीव्र गति से। चले भाई, सभी दोस्तों से निवेदन है कि अपने अपने मित्रों को बुला लीजिए, जो आपके जिगरी हों, जो आपके यार हों, दोस्त हों, उन सभी को बुला लीजिए भैया। चले, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चुनाव करने अथवा निर्णय लेने की प्रक्रिया किस परिभाषा से संबंधित है? धन संबंधी परिभाषा अर्थशास्त्र में, कल्याण संबंधी परिभाषा, विकास संबंधी परिभाषा या दुर्लभता संबंधी परिभाषा? बताएं। प्रश्न क्या है कि चुनाव जो है, चुनाव करने अथवा निर्णय लेने की प्रक्रिया किस प्रकार मतलब किस परिभाषा से संबंधित है? तो यह है दुर्लभता संबंधी परिभाषा। कोई भी एक प्रकार से आपको चुनाव करना हो किसी 3 चीज़ में या किसी 4 चीज़ में, जैसे कि दुर्लभता आपको कब होती है? जैसे जब आप ये 4 ऑप्शन आपको दिखते हैं और चारों ऑप्शन ही आपको सही लगने लगते हैं महोदय, उनमें से चूज करना एक ऑप्शन को बड़ा कठिन काम होता है। इसी को एक प्रकार से क्या कहते हैं? ये चुनाव करने और निर्णय लेने की प्रक्रिया जो होती है वो दुर्लभता संबंधी परिभाषा पर डिपेंड करती है। दुर्लभता एक सिद्धांत है और एक अवधारणा है जो कि अर्थशास्त्र में एक प्रकार से चलता रहा है। यह बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक मिनट, माइक थोड़ा सा निकल गई, चले। हाँ, तो प्रश्न आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका, अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? यानी अर्थशास्त्र के जनक कौन है? आप सभी को पता होगा, प्रोफेसर मार्शल भी बहुत बड़े विद्वान हैं अर्थशास्त्र के, लेकिन ये जनक नहीं हैं। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन जो हैं ये भी एक प्रकार से जो है ये महिला अर्थशास्त्री हैं, ये भी एक प्रकार से बड़ी अच्छी विद्वान रही हैं। प्रोफेसर पीगू, मार्शल, जॉन मतलब कि जो है कीन्स महोदय हो गए, जेबीसी हो गए, ये सब बड़े अर्थशास्त्रियों में से आते हैं। लेकिन एडम स्मिथ जो है ये बड़े फेमस अर्थशास्त्री हैं और एडम स्मिथ ने ही एक प्रकार से अर्थशास्त्र को एक प्रकार से आगे बढ़ाया। अर्थशास्त्र के जनक के रूप में एडम स्मिथ को जानते हैं। इनकी एक पुस्तक है, बड़ी फेमस पुस्तक है, ध्यान से इसको ध्यान रखिएगा, वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है। वेल्थ ऑफ नेशन इनकी पुस्तक है, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, प्रश्न परीक्षा में कई बार आता है कि वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है, तो आप बताएंगे एडम स्मिथ महोदय हैं, ठीक है। चलिएगा, तो एडम स्मिथ जो है समाजशास्त्र मतलब कि अर्थशास्त्र के कौन है? जनक है, पिता है। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड एडम स्मिथ। सांख्यिकी का जन्मदाता किसे माना जाता है? बताएं। जॉनसन को, मार्शल को, एडम स्मिथ को या फिर गॉटफ्रायड आकेनवाल को? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। सांख्यिकी का जन्मदाता माना जाता है गॉटफ्रायड आकेनवाल को। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। जिन बच्चों ने डी लगाया उनका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन। सांख्यिकी एक विज्ञान है अथवा कला है अथवा कला और विज्ञान दोनों है? इस बारे में एक प्रकार से क्या कह सकते हैं? केवल कला है या केवल विज्ञान है या फिर दोनों है? तो सांख्यिकी जो है एक प्रकार से इसको अंग्रेजी में स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। स्टैटिस्टिक्स बेसिकली अगर बात करें तो यह एक प्रकार से एक कला की श्रेणी में भी आता है और एक विज्ञान की श्रेणी में भी आता है। यानी सांख्यिकी की जो प्रकृति है इसकी अगर बात की जाए तो यह एक प्रकार से एक कला भी है महोदय और एक विज्ञान भी है। जितने भी एक प्रकार से ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट हैं वह कलात्मकता भी उसमें अंदर है और उसके अंदर एक प्रकार से साइंटिफिक चीज़ें भी हैं, क्योंकि वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करके इसमें एक प्रकार से इनके जो है विषय वस्तु का, इनके कंटेंट का अध्ययन किया जाता है। इसमें शोध वगैरह, रिसर्च वगैरह की जाती है। किसके द्वारा? वैज्ञानिक प्रविधियों के द्वारा, वैज्ञानिक पद्धतियों के द्वारा। यह बात आप ध्यान रखेंगे। इसलिए एक प्रकार से यह एक प्रकार से क्या है?
यह आपके जो है वैज्ञानिक भी हैं, ये शास्त्र और विज्ञान सांख्यिकी बेसिकली। सांख्यिकी केवल इकोनॉमिक्स में ही आपको नहीं पढ़ना पड़ता, जबकि सांख्यिकी आपको एजुकेशन में भी पढ़ना पड़ता है, सांख्यिकी आपको महोदय और भी चीज़ों में पढ़ना पड़ता है, ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। चले, सांख्यिकी आपको सोशियोलॉजी में भी पढ़ना पड़ता है, सांख्यिकी इकोनॉमिक्स में भी पढ़ना पड़ता है, ठीक है, चले, और एजुकेशन में भी पढ़ना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है भैया, सांख्यिकी माध्यों का विज्ञान है, यह परिभाषा किसने दी? माध्य, माध्य एक प्रकार से बेसिकली जिसको आप मीन बोलते हैं, ठीक है, तो माध्य जो होता है उसी को गणित में औसत भी कहा जाता है, एवरेज कहा जाता है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड एवरेज, बराबर बराबर भागों में बांटना ही औसत कहलाता है, ठीक है, यह बात ध्यान रखेंगे। तो सांख्यिकी माध्य का विज्ञान है, ऐसा किसने कहा? सांख्यिकी माध्यों का विज्ञान है, इस कथन को कहा था प्रोफेसर बाउले ने। किसने कहा था? प्रोफेसर बाउले ही बड़े ज़बरदस्त शास्त्रियों में से एक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वचन के रूप में सांख्यिकी का अर्थ होता है समंक वस्तुएं या सांख्यिकीय विधियां या इनमें से कोई नहीं। तो एक वचन के रूप में अगर देखेंगे तो सांख्यिकी का अर्थ क्या होगा? सांख्यिकी का मतलब होता है सांख्यिकीय विधियां, ठीक है, सांख्यिकीय विधियां, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आ चुका है महोदय। प्रश्न है, सांख्यिकी किन रूपों में परिभाषित की जा सकती है? एक वचन रूपों में या बहुवचन रूपों में? तो सांख्यिकी को आप एक वचन रूप में भी परिभाषित करते हैं और बहुवचन रूप में भी, यानी कि दोनों रूपों में परिभाषित करते हैं सांख्यिकी को, स्टैटिस्टिक्स को। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंकड़े या समंक कितने प्रकार के होते हैं? आंकड़े या समंक जो होते हैं बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। आंकड़े या समंक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्राथमिक और द्वितीयक समंक। अगला प्रश्न, चले भाई, अगला क्वेश्चन आ चुका है। प्राथमिक समंक वे होते हैं जिन्हें अनुसंधानकर्ता संकलित करता है, यानी अनुसंधानकर्ता जो प्राथमिक कार्य करता है, खुद जा करके रिसर्च करता है, खुद किसी चीज़ के बारे में अपने बलबूते पर जानकारी प्राप्त करता है, वह प्राथमिक समंक या प्राथमिक तथ्य होता है, ठीक है, प्राइमरी फैक्ट कहा जाता है। लेकिन जब वही खोजकर्ता या रिसर्च जो कर रहा है, रिसर्च स्कॉलर, वह एक प्रकार से पहले किसी ने शोध किया है उसी मुद्दे पर, उसके पुस्तक को पढ़ता है, शोध ग्रंथ को पढ़ता है, या फिर एक प्रकार से वह किसी से एक प्रकार से किसी पत्र पत्रिका में छपी सूचनाओं के आधार पर अपना शोध तैयार करता है, तब वह द्वितीयक एक प्रकार से समंक कहा जाता है। लेकिन प्राथमिक समंक क्या होता है? जब रिसर्च स्कॉलर खुद अपने दम पर जाकर के घटना स्थल पर तमाम प्रकार की चीज़ों की जानकारी प्रश्नावली और इन साक्षात्कार विधियों के माध्यम से ग्रहण करे, प्राप्त करे जानकारी। तो प्राथमिक समंक वे होते हैं जिन्हें अनुसंधानकर्ता संकलित करता है, पहली बार संकलित करता है, उसी को प्राथमिक संकलन कहते हैं, प्राथमिक समंक कहते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, भारतीय जनगणना समंकों का कौन सा प्रकार है? भारतीय जनगणना समंकों का प्राथमिक समंक होता है, चूँकि जब जनगणना होती है तो जनगणना वाले जो होते हैं वो घर घर आते हैं और पूछते हैं भैया आपका नाम क्या है, आपके घर में कितने लोग हैं, कितना खेत है और किस तरीके का एक प्रकार से आय वाय वगैरह है, सब कुछ पूछ करके तब जनगणना की जाती है। ए ऑप्शन ये प्राथमिक समंक होता है, चूँकि जिसमें जो जनगणना करने वाले व्यक्ति होते हैं वो आते हैं गाँव गाँव, सबके घर घर में जा करके बातचीत करते हैं और पूछते हैं। तो ये अनुसंधानकर्ता किन समंकों के संकलन में प्रश्नावली का प्रयोग करता है? प्रश्नावली को अंग्रेजी में क्वेश्चन नायर कहा जाता है। इसमें एक प्रश्नों की सूची होती है, उसको लिख करके भेजा जाता है और उधर से उत्तर आ जाता है। यह प्राथमिक समंक है भैया कि द्वितीयक समंक है? तो प्रश्नावली, साक्षात्कार, ये सब प्राथमिक समंक होते हैं, ठीक है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो बच्चे एक प्रकार से यहाँ तक जुड़ चुके हैं, अगर आपको एक प्रकार से इकोनॉमिक्स ही नहीं बल्कि होम साइंस, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश या ऐसे तमाम प्रकार के और सब्जेक्ट की एक प्रकार से PDF वगैरह चाहिए तो आप SMS कर सकते हैं 91 61 हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, 91 61 93 60 62 पर, ठीक है। और आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं जहां पर एक प्रकार से व्यवस्थित कर दिया गया है सभी सब्जेक्ट का। अच्छा, यहाँ पर देखेंगे जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आगरा विश्वविद्यालय के लिए लेक्चर बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में जो इको का आपका पेपर होता है, इको 201 और इको 202, मतलब कि इको 202, ठीक है। आर्थिक विचारों का इतिहास 1, आर्थिक विचारों का इतिहास 2, इन दोनों के लिए एक प्रकार से यही लेक्चर सफिशिएंट है। इसको आप मात्र देख लेंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, यह बात आप ध्यान रखेंगे।
तो और इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय और सिद्धार्थनगर यूनिवर्सिटी का माइनर पेपर भी ऑब्जेक्टिव होता तो उसके लिए महत्वपूर्ण होगा। साथ ही साथ में बाकी विश्वविद्यालय में भी एक प्रकार से सभी विश्वविद्यालयों की तैयारी करवाई जाती है, ठीक है, जैसे कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जनरल चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, और इसके अलावा MJPRU हो गया, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी हो गई, ठीक है, महाराजा सुहेलदेव स्टेट यूनिवर्सिटी हो गई, इसके अलावा आपका प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी हो गई, ठीक है, CCSU हो गई और CSJM हो गई, यानी कि कानपुर विश्वविद्यालय, मेरठ विश्वविद्यालय, सभी की तैयारी एक प्रकार से आपकी करवाई जाती है। SMS करें इस नंबर पर अपना नाम, ठीक है, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और आपके क्या क्या सब्जेक्ट है, अपने सब्जेक्ट के नेम लिख दीजिएगा। देखिए अभी ऑब्जेक्टिव हो रही है ना तैयारी, जैसे ही एक प्रकार से थोड़ा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का थोड़ा सा पेपर कम होता है, तुरंत एक प्रकार से लिखित परीक्षा की तैयारी शुरू होने वाली, बस ऑब्जेक्टिव वाले खत्म होने वाले हैं, बस लिखित परीक्षा की तैयारी। और पहले से लिखित कई मॉडल पेपर मैं दे चुका हूं, तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आप देखेंगे मिल जाएगा। और आपको एक प्रकार से प्लेलिस्ट की खोजने पर नहीं पड़ेगी, आपके पास सब सेंड कर दिया जाएगा। आपको एक प्रकार से आपके पास एक स्कैनर सेंड किया जाएगा, उसी पर आपको मात्र 100 रुपीज़ सेंड कर देने होंगे। उसके बाद में आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा और वहाँ पर आप जुड़ करके अच्छी तैयारी कर पाएंगे। सभी सब्जेक्ट की तैयारी आपको वहाँ पर मिलेगी, ठीक है, और आप सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर लिखित के भी, ऑब्जेक्टिव के भी वहाँ पर एक प्रकार से मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा और भी चीज़ें वहाँ पर आपको मिलेंगी, जैसे क्वेश्चन पेपर के अलावा आपको वहाँ पर और भी चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि आपका हो गया मॉडल पेपर का PDF नोट्स हो गया, महासंग्राम वीडियो का PDF नोट्स हो गया, रिवीजन क्लास का PDF, जैसे कि ये क्लास हो रही है इसका PDF नोट्स आपको मिल जाएगा। इसके अलावा इसका लिखित का PDF नोट्स मिल जाएगा। तो इस तरीके से हर एक सब्जेक्ट का आपको मिलेगा, किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के कोई दिक्कत नहीं। अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय का भी मिलेगा, MCQs का भी मिलेगा। तो मात्र 100 रुपीज़ में आप PDF नोट्स वगैरह प्राप्त कर सकते हैं, कोर्स में ज्वाइन हो सकते हैं। तो जल्दी जुड़े, देर ना करें आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से वीडियो को शेयर करते रहिएगा महोदय, ऐसे ही क्वेश्चंस आपके लिए लगातार मैं लाता रहूँगा, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस आ चुका है। प्रश्न, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या का विश्लेषण किया था। बताइए इतिहास की प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्या आ चुका है भाई, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या का विश्लेषण किसने किया था। तो इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या का जो विश्लेषण किया था वो कार्ल मार्क्स ने किया था। किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने किया था। कार्ल मार्क्स वह व्यक्ति हैं जिन्होंने एक प्रकार से जो है इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या करी, साथ ही साथ में अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत भी कार्ल मार्क्स ने दिया, बड़ा फेमस है। अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के अलावा कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की विचारधारा भी दी, कहा कि अब तक का समाजों का इतिहास जो रहा है वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा, ये भी कार्ल मार्क्स कहते हैं। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नाम का लेख भी कार्ल मार्क्स लिखते 1848 में। ऐसे ही कार्ल मार्क्स एक प्रकार से बात की जाए तो ये वैज्ञानिक समाजवाद के जनक भी कहे जाते हैं। दास कैपिटल इनकी बड़ी फेमस एक पुस्तक है, ठीक है। यह सब ध्यान रखेंगे, परीक्षा में प्रश्न कई बार इनसे पूछा जाता रहा है, आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। अगला प्रश्न, कौन सी कार्ल मार्क्स की पुस्तक नहीं है? देखें, पॉवर्टी ऑफ फिलोसॉफी कार्ल मार्क्स की पुस्तक है, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पुस्तक ये भी इन्हीं की है, दास कैपिटल पुस्तक भी इनकी है। तो तीनों पुस्तकें ध्यान, पॉवर्टी ऑफ फिलोसॉफी पुस्तक के लेखक कार्ल मार्क्स हैं, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स हैं, दास कैपिटल पुस्तक कार्ल मार्क्स की है, ठीक है। वायलेंट रेवोल्यूशन ये पुस्तक इनकी नहीं है, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यही डी ऑप्शन जो है, यह पुस्तक एक प्रकार से कार्ल मार्क्स की नहीं, बाकी तीनों पुस्तकें कार्ल मार्क्स की ही हैं, ठीक है। चले, तो पुस्तकों को लेकर के भी डायरेक्टली प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, यह बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, किस पुस्तक में कार्ल मार्क्स ने लिखा है कि दार्शनिकों ने विभिन्न तरीकों से दुनिया की व्याख्या की है जबकि सवाल इसे बदलने का है? बताएं, दार्शनिकों ने विभिन्न तरीकों से दुनिया की तो व्याख्या कर दी है, लेकिन एक प्रकार से जबकि सवाल क्या है? इसे बदलने का। ये किस पुस्तक में लिखा उन्होंने भाई? उन्होंने एक प्रकार से थीसिस ऑन फायरबाख, इस पुस्तक में इन्होंने ये लेख लिखा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। ये चारों पुस्तकें इन्हीं की हैं, मतलब कार्ल मार्क्स की ही हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य को आदर्श संस्था मानते हुए उसे पृथ्वी पर परमात्मा अभ्यास का चलना कहता है, ऐसा कौन विद्वान है? बताएं, राज्य को आदर्श संस्था मानते हुए पृथ्वी पर परमात्मा का आभास का चलना कहा है किसको? राजा कि जो है इसको राज्य को किसने कहा है? हीगल ने कहा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। कार्ल मार्क्स का संबंध किससे है? कार्ल मार्क्स का संबंध जो है वैज्ञानिक समाजवाद से है, वैज्ञानिक समाजवाद के जनक है कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर इसका बी लगा देंगे, जिन बच्चों ने बी लगाया उनको नंबर मिलेगा। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखिएगा भाई। चले, किसने कहा कि कार्ल मार्क्स ने साम्यवाद को केवल, किसने कहा कि कार्ल मार्क्स जो है, कार्ल मार्क्स ने साम्यवाद को केवल वैज्ञानिक आधार ही प्रदान नहीं किया वरन उसे विशाल शक्ति भी प्रदान की है? किसने कहा कि कार्ल मार्क्स ने साम्यवाद को केवल वैज्ञानिक आधार ही नहीं प्रदान किया वरन उसे विशाल शक्ति भी प्रदान करी है? प्रोफेसर मैक्सी ने इस कथन को कहा था। इसका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। जिन बच्चों ने ए लगाया होगा उनको नंबर मिलेगा।
अगला प्रश्न देखेंगे, पूंजीवाद का गंभीर विश्लेषण करने वाला विचारक कौन है? पूंजीवाद का गहन विश्लेषण करने वाला विचारक कौन है? तो पूंजीवाद का गंभीर विश्लेषण जो किया है वह एक प्रकार से कार्ल मार्क्स ने किया, और पूंजीवाद का घोर विरोध किया है। उसका विश्लेषण करने के बाद में उसका विरोध भी किया है, और इसी के विरोध में पूंजीवाद के कार्ल मार्क्स का समाजवाद आता है, वैज्ञानिक समाजवाद आता है, चूँकि उन्होंने एक प्रकार से पूंजीवाद पर काफ़ी गहरी एक प्रकार से इन्होंने रिसर्च कर ली थी। आगे उपभोक्ता मतलब या उपयोगिता का सिद्धांत किसने दिया? बेंथम ने दिया। सामाजिक समझौते का सिद्धांत जीन जैक्स रूसो ने दिया है, और लाक और हाब्स ने भी दिया है सामाजिक समझौते का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे महोदय, निम्न में से दो व्यक्तियों का कार्ल मार्क्स पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा, किसका? हीगल और मैकियावेली, फिक्टे और लास्की, हीगल या फ्यूरबाख, या फिर रूसो और मैकियावेली। मैकियावेली जो है अपने युग का शिशु कहा जाता है, यह बात भी ध्यान रखेंगे। तो निम्न में से दो व्यक्तियों का कार्ल मार्क्स पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था। वो दो व्यक्ति कौन थे भाई? देखिए, हीगल का और फ्यूरबाख का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ा था इस पर, ठीक है, कार्ल मार्क्स पर। हीगल का जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है उसी आधार पर इसने इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या प्रस्तुत करी थी कार्ल मार्क्स ने। हीगल का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से ही प्रेरित हैं कार्ल मार्क्स, ठीक है। तो हीगल से बड़े प्रभावित थे और फ्यूरबाख से भी प्रभावित थे। अगला प्रश्न, मजदूरों के पास अपनी बेड़ियों के अतिरिक्त खोने को कुछ नहीं होता, जीतने के लिए उनके पास सारी दुनिया है, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। यह कथन कार्ल मार्क्स ने अपनी किस महत्वपूर्ण रचना में कहा था? सबसे पहली बात यही प्रश्न पूछा था कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ किसने कहा था? तो कार्ल मार्क्स ने कहा था। मजदूरों के पास अपनी बेड़ियों के अतिरिक्त खोने को कुछ नहीं होता, जीतने के लिए उनके पास सारी दुनिया होती है। यह कथन किसने कहा? तो भी कार्ल मार्क्स ने ही कहा है। अच्छा, किस पुस्तक में कहा आपने? तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नाम की पुस्तक में कहा है। यह बात आप ध्यान रखेंगे। द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी पुस्तक भी कार्ल मार्क्स की ही पुस्तक है, यह बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा दास कैपिटल, जर्मन आइडियोलॉजी, ये सारी पुस्तकें आपकी ही हैं, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक भी करते रहिएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगातार आपके लिए लाती रहती है, तो आप सभी लोग वीडियो को शेयर जरूर करा करें, ठीक है, क्योंकि आपके लिए एक प्रकार से दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, और आप अगर चीज़ों को समझेंगे तो बड़ा ही बेहतर होगा। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 2023 में सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। चले, प्रश्न आ चुका, गांधी जी ने अर्थशास्त्र के संबंध को किसके साथ स्थापित किया है? भौतिकता, नैतिकता, मुद्रा या फिर राष्ट्रीयता? तो गांधी जी की अगर बात की है तो उन्होंने एक प्रकार से अर्थशास्त्र के संबंध को राष्ट्रीयता के साथ जोड़ा, किसके? नेशनलिटी के साथ जोड़ा है। ए ऑप्शन इसका, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी पर निम्नलिखित में से किसने शोध किया था? प्रॉब्लम ऑफ रूपी पर किसने शोध किया था भैया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने शोध किया है द प्रॉब्लम ऑफ रूपी। भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न आ चुका है भैया, देखेंगे आरसी दत्त के अनुसार ब्रिटिश काल में भारत की निर्धनता का कारण क्या था? बताएं, ब्रिटिश काल में भारत की निर्धनता का क्या कारण था? आरसी दत्त जो है ब्रिटिश काल में भारत की निर्धनता पर बड़े काम किए हैं। इन्होंने कहा कि खेती की दुर्दशा थी उस समय, कुटीर उद्योगों का लगातार विनाश हो रहा था, और अधिक और कष्टदायी भूमिकर भी था, भूमिकर भी ज़्यादा था। इस वजह से एक प्रकार से ब्रिटिश काल में दरिद्रता एक प्रकार से बनी रही, और भारत निर्धनता एक प्रकार से कि जंजीरों में जकड़ता गया। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त तो सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, बड़ी फेमस पुस्तक है, परीक्षा में हमेशा प्रश्न पूछा जाता रहता है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? बताइएगा। दादा भाई नौरोजी, बिल्कुल, जिन बच्चों का दादा भाई नौरोजी राइट आंसर हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नाम की फेमस पुस्तक को लिखने का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है, भारत का आर्थिक इतिहास बताएं। हिस्ट्री मतलब इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। भारत का आर्थिक इतिहास पुस्तक को किसने लिखा है? आरसी दत्ता ने लिखा है, बड़े अर्थशास्त्री, भारतीय अर्थशास्त्री बेसिकली ये। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है, सप्त क्रांतियों का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बड़ा फेमस प्रश्न है। सप्त क्रांतियों के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया भैया? सप्त क्रांतियों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था किसने? राम मनोहर लोहिया जी ने। किसने किया था? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने किया था सप्त क्रांतियों के सिद्धांत का प्रतिपादन, यह बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखिएगा, वीडियो को लाइक करते रहिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते रहिएगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राम मनोहर लोहिया के द्वारा लिखी गई थी? बताएं।
फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। राम मनोहर लोहिया के द्वारा इनमें से कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो व्हील ऑफ हिस्ट्री नाम की पुस्तक इन्होंने लिखी है। ठीक है। पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है भैया? अरस्तू ने लिखा है पॉलिटिक्स पुस्तक, ध्यान रखेंगे। अच्छा, द रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी है? प्लेटो ने लिखी है। ठीक है, प्लेटो ने लिखी है। सर्वोदय की अवधारणा किसने दी है? गांधी जी ने दी है। यह बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, सबका उदय हो गांधी जी ने दिया है। तो व्हील ऑफ हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? राम मनोहर लोहिया जी हैं। यह बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को जान पा रहे हैं। प्लेटो जो हैं वो रिपब्लिक पुस्तक के लेखक हैं, यह बात ध्यान रखेंगे। ओके। द पॉलिटिक्स पुस्तक लिखा अरस्तू ने, और अरस्तू को एक प्रकार से जो है जनक कहा जाता है पॉलिटिकल साइंस का, यह बात ध्यान रखेंगे। अरस्तू कहते हैं कि मैन मतलब कि मनुष्य एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है, अरस्तू का ही कथन है। ठीक है। मैन इज अ सोशल एंड पॉलिटिकल एनिमल, ये अरिस्टोटल ने ही कहा था। आर्थिक राष्ट्रवाद के प्रणेता कौन है बताएं? आर्थिक राष्ट्रवाद के प्रणेता की बात की जाए तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। ठीक है। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी को ही आर्थिक राष्ट्रवाद का जनक या पिता कहा जाता है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है सत्य, अहिंसा, श्रम की प्रतिष्ठा एवं सरलता, चार मूल्य सिद्धांत किसके हैं? सत्य, अहिंसा, श्रम की प्रतिष्ठा और जो है एक प्रकार सरलता, ये मूल्य आपको पता होगा। जैसे अहिंसा शब्द आता है तो एक ही व्यक्ति का नाम आता है पूरी दुनिया में, गांधी जी का। तो गांधी जी के आर्थिक चिंतन का एक प्रकार से चार मूल सिद्धांत है, सत्य, अहिंसा, श्रम की प्रतिष्ठा और सरलता। ठीक है, आगे बढ़िएगा महोदय। चले, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है। चले, प्रश्न है भारत के वयोवृद्ध पुरुष का नाम दिया गया है किसको? भारत का वयोवृद्ध या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, अंग्रेजी में बोलो, हिंदी में वयोवृद्ध कहो, दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। कौटिल्य का अगला नाम, कौटिल्य का पूरा नाम देखिए, कौटिल्य का नाम चाणक्य भी है। ठीक है, चाणक्य भी है। कौटिल्य का एक प्रकार से नाम विष्णुगुप्त भी है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो प्रश्न कई बार पूछा गया है। इनकी फेमस रचना जो सबसे बड़ी है वो कौन सी है? सबसे फेमस रचना है उसका नाम ही अर्थशास्त्र है। तो पूछा जाए अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है तो बताएंगे कौटिल्य हैं। ठीक है। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज है। इनके मतलब कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए थे। कौटिल्य किसके महामंत्री थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। यह बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन अरस्तू से संबंधित नहीं है? बताइएगा, अरस्तू से संबंधित कौन सा कथन इनमें से नहीं है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। अच्छा, अफवाह सिद्धांत किसके नाम से संबंधित है? दादा भाई नौरोजी के नाम से संबंधित है। न्याय मतलब कि न्यासधारिता की अवधारणा किसने दी है? गांधी जी ने दी है। भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पकार कौन थे? भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक है, ये सब ध्यान रखेंगे। सर्वोदय का अर्थशास्त्र संबंधित किससे है? एम.के. गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी जी से, महात्मा गांधी जी से। यह बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से वीडियो को शेयर करते रहिएगा और लाइक ज़रूर करते रहिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगातार आपके लिए मैं लाता रहता हूं और आप लोग बहुत ही चाव से, बहुत ही आसानी से चीज़ों को पढ़ते हैं। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चले भैया, और आगे देखने का प्रयास करते हैं। प्रश्न क्या पूछा गया है? प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अरस्तू से संबंधित नहीं? देखिए, ऐसा व्यक्ति जो समाज में नहीं रह सकता या जिसके लिए समाज में रहना आवश्यक नहीं है क्योंकि वह स्वयं में पर्याप्त है, वह या तो पशु है या फिर देवता है। यह कथन एक प्रकार से अरस्तू का है, या एक प्रकार से बिल्कुल यह कथन एक प्रकार से कौन सा कथन अरस्तू? तो ये कथन बिल्कुल अरस्तू ने कहा था। अरस्तू ने कहा था कि ऐसा व्यक्ति जो एक प्रकार से समाज में नहीं रह सकता या जिसके लिए समाज में रहना आवश्यक नहीं है क्योंकि वह स्वयं में वो पर्याप्त है, मतलब कि उस समाज की जिसको कोई ज़रूरत नहीं होती, या तो वो पशु होगा या फिर देवता होगा। यह कथन एक प्रकार से अरस्तू का है। तो यह कथन कई बार पूछा गया, तो ये कथन अरस्तू का है। पूछा गया कौन सा कथन अरस्तू से संबंधित नहीं है? देखिए, दूसरा है राज्य व्यक्ति से पहले है। बिल्कुल अरस्तू मानते हैं कि राज्य जो है व्यक्ति से पहले, यह भी कथन सही है। ज्ञान ही वास्तविक मत होता है, ऐसा अरस्तू नहीं मानते हैं। प्लेटो का साम्यवाद आध्यात्मिक बीमारियों का भौतिक इलाज प्रस्तुत करता है। बिल्कुल करता है। तो यानी कि डी, बी और ए राइट आंसर इसके जो मतलब कि ये सही हैं, जबकि सी ऑप्शन यही नहीं सही है। तो इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन पूछा गया है। प्रश्न अरस्तू के अनुसार राज्य पर शासन करने वाले राजमर्मज्ञ में कौन सा गुण अपेक्षित है, यानी कौन सा गुण एक राजमर्मज्ञ में होना चाहिए? राजमर्मज्ञ में सबसे पहली बात है वो तर्क शक्ति उसके पास होनी चाहिए, तर्क बुद्धि उसके पास होनी चाहिए, यानी कि एक प्रकार से उसके पास रीजनिंग इंटेलिजेंस होना बहुत ज़रूरी होता है।
निम्नलिखित में से किस व्यवसाय को कौटिल्य ने सर्वाधिक महत्व प्रदान किया? बताएं, किस व्यवसाय को कौटिल्य ने सर्वाधिक महत्व प्रदान किया है? एग्रीकल्चर, कृषि को एक प्रकार से कौटिल्य ने सर्वाधिक महत्व प्रदान किया है, कृषि को। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखिएगा, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। प्रश्न प्लेटो ने स्थापित किया एथेंस विश्वविद्यालय, द एकेडमी, या फिर लोकतंत्र, या फिर कोलोसियम? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो प्लेटो ने क्या स्थापित किया है? द एकेडमी स्थापित करी किसने? प्लेटो ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरस्तु के अनुसार निम्न में से समुदाय का उच्चतम स्वरूप है? समुदाय का उच्चतम स्वरूप इनमें से कौन सा है? समुदाय का उच्चतम स्वरूप होता है राज्य। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। देखें, अरस्तु के गुरु कौन है भैया? देखें, अरस्तु, ये समझ लें, प्रश्न ये भी पूछा था, अरस्तु के गुरु कौन है? अरस्तु के गुरु है प्लेटो। कौन है? प्लेटो। और प्लेटो के गुरु कौन है? प्लेटो के गुरु है भैया सुकरात। कौन है? सोक्रेटिस, सुकरात। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो सुकरात के शिष्य प्लेटो, प्लेटो के शिष्य अरस्तु, और अरस्तु के शिष्य की अगर बात की जाए तो वो कौन है? इसका क्या नाम था? सिकंदर। ठीक है, अलेक्जेंडर सिकंदर, या अलेक्जेंडर सिकंदर। ठीक है, तो सिकंदर जो था यह एक प्रकार से अरस्तु का शिष्य था। तो सुकरात के शिष्य प्लेटो, प्लेटो के शिष्य अरस्तु, अरस्तु के शिष्य सिकंदर। यह बात आप ध्यान रखें। तो ये पूरी की श्रृंखला ध्यान रखिएगा, परीक्षा में प्रश्न आ सकता है। तो अरस्तु के अनुसार निम्न में से समुदाय का उच्चतम स्वरूप क्या होता है? राज्य होता है। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे देखिए, प्लेटो का वास्तविक नाम क्या है? बताएं भैया, प्लेटो का वास्तविक नाम क्या? अरिस्तोक्लीज, या टर्गस्टोन, या फिर एंटीफोन, या फिर एल्सीडेमस? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। अरिस्तोक्लीज प्लेटो का पूरा नाम है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। प्लेटो के द्वारा लिखित प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? देखिए, द प्रिंस पुस्तक के लेखक कौन है? मैकियावेली हैं। आधुनिक युग के शिशु कहे जाते हैं। मैकियावेली की पुस्तक है, ये बड़ी फेमस पुस्तक है। कौन सी? द प्रिंस। ठीक है, द रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये द रिपब्लिक पुस्तक प्लेटो की ही है। द पॉलिटिक्स पुस्तक किसकी है? अरस्तु की है। ठीक है, अरस्तु। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? प्लेटो हैं। ठीक है, प्लेटो के गुरु का क्या नाम था? तो सुकरात नाम था। 2023 में प्रश्न पूछा, मैंने बताया नहीं था। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखेंगे, गुरु और शिष्य की परंपरा पूरी की पूरी। तो प्लेटो के गुरु कौन है? सुकरात है। ठीक है, जबकि प्लेटो का शिष्य कौन है? अरस्तु है। अरस्तु का शिष्य सिकंदर है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न, अरस्तु के अनुसार आदर्श राज्य में जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? आदर्श राज्य की जनसंख्या प्लेटो कितना बताता है? 5040। यानी एक आदर्श राज्य में, एक आइडियल स्टेट में कम से कम 5040 या अधिकतम 5040 व्यक्तियों का होना जरूरी होता है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। प्लेटो का जन्म कहाँ पर हुआ था? मतलब कब हुआ था? प्लेटो का जन्म जो हुआ था 428 ईसा पूर्व में हुआ था। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। तो जिन बच्चों ने बी लगाया उनका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आ चुका महोदय। ऐसे ही क्वेश्चन आपके लिए लगातार आते रहेंगे, यह बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए, वीडियो को शेयर करते रहिएगा और लाइक कर दीजिए। जो बच्चे जो हमारे साथ नए जुड़े हैं सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करते चलिएगा। बाकी जो पुराने बच्चे हो तो लाइक कर चुके होंगे, तो लाइक कर दीजिए भाई, बड़ी मेहनत करते हैं आपको लिए। ठीक है, अब आपको समझ में अगर एक प्रकार से आ रहा है चीज़ें तो बिल्कुल लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, यह बात आप ध्यान रखेंगे। बिल्कुल आप सभी लोग शेयर करते रहिएगा। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या आ चुका भाई? व्यापक आर्थिक दृष्टिकोण। प्रश्न क्या है? व्यापक आर्थिक दृष्टिकोण के विकास का श्रेय किसको जाना चाहिए? बताएं। डॉक्टर मार्शल, प्रोफेसर मार्शल, डॉक्टर कहना उचित ना होगा क्योंकि प्रोफेसर हो चुके हैं। प्रोफेसर मार्शल, प्रोफेसर पीगो, या फिर एक प्रकार से पीगो, या फिर लॉर्ड कीन्स, या श्रीमती जॉन रॉबिन्सन? बताएं। तो व्यापक आर्थिक दृष्टिकोण के विकास का श्रेय जाता है लॉर्ड कीन्स को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र को ही व्यापक अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। ठीक है, तो समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन नहीं करता कौन? बताएं। समष्टि अर्थशास्त्र किसका अध्ययन नहीं करता? समष्टि माने जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है, मैक्रो, माइक्रो नहीं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है, समग्र आपूर्ति का अध्ययन करता है, राष्ट्रीय आय का भी अध्ययन करता है, उत्पाद मूल्य निर्धारण नहीं करता। ये माइक्रो के अंतर्गत किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका महोदय। प्रश्न आप देखेंगे, फटाफट से देखिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए, प्रश्न है आपका समष्टि अर्थशास्त्र का विषय है इनमें से, बताएं। समष्टि अर्थशास्त्र का क्या विषय है? देखिए, विकास सिद्धांत जो है समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन करता है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर को। बाकी बाजार संरचना, व्यक्तिगत आय, फैक्ट्री का मूल्य निर्धारण करना हुआ, ये सब प्रति इकाइयों की बात कौन करता है? तो वह करता है एक प्रकार से माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र जो है वो करता है। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा।
सूक्ष्म और स्थूल दृष्टिकोण है। सूक्ष्म माने होता है छोटा, स्थूल माने होता है बड़ा। तो सूक्ष्म और स्थूल दृष्टिकोण जो होते हैं एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका भैया, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, बताएं कि निम्नलिखित कथन सही है या गलत है इनमें से। देखिए, राष्ट्रीय आय में वृद्धि एक सूक्ष्म आर्थिक लक्ष्य होता है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि जो होता है क्या एक सूक्ष्म मतलब कि आर्थिक लक्ष्य है? नहीं, ये व्यापक आर्थिक लक्ष्य होता है, यानी कि यह गलत हो जाएगा। यानी कि ये राष्ट्रीय आय जो होती है ये व्यापक अर्थशास्त्र के अंतर्गत आती है, सूक्ष्म के नहीं आती है, तो इसका गलत हो जाएगा ये। अगला प्रश्न, माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि व्यापक अर्थशास्त्र लाम्पिंग विधि अपनाता है। बिल्कुल, लाम्पिंग विधि अपनाता है, ये सही बात है। मूल्य निर्धारण का अध्ययन माइक्रो इकोनॉमिक्स का विषय है। मूल्य का निर्धारण करना क्या माइक्रो इकोनॉमिक्स का विषय? नहीं, मूल्य का निर्धारण करना किसी भी चीज़ का ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो नहीं, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आता है। ठीक है, किस इकोनॉमिक्स? माइक्रो इकोनॉमिक्स में मूल्य का निर्धारण किया जाता है। तो यहाँ पर माइक्रो लिखा, यानी कि ये समष्टि है और ये व्यष्टि होता है। ठीक है, व्यष्टि माने छोटा, समष्टि माने बड़ा। सूक्ष्म अर्थशास्त्र समुच्चय के अध्ययन से संबंधित है, बताएं। बिल्कुल, सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या समुच्चय का अध्ययन करता है? बिल्कुल, सूक्ष्म अर्थशास्त्र समुच्चय का अध्ययन करता है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अर्थशास्त्रियों के लिए विश्व के बारे में कथन दो प्रकार के होते हैं। अर्थशास्त्रियों के बारे में मतलब अर्थशास्त्रियों के लिए विश्व के बारे में दो प्रकार के कथन होते हैं। एक होता है सकारात्मक और एक होता है, ठीक है, एक होता है कौन सा? मानक कथन। ठीक है, एक होता है सकारात्मक कथन और एक होता है मानक कथन। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, नकारात्मक नहीं। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न, विभिन्न विश्वविद्यालय जाने की अवसर लागत है। विश्वविद्यालय जाने की अवसर लागत जो होती है वो क्या होती है? विश्वविद्यालय जाने की अवसर लागत होती कि एक छात्र विश्वविद्यालय में दाखिल लेने के लिए सर्वोत्तम अवसर का मूल्य छोड़ देता है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आ चुका है भाई, सभी लोग देखने का प्रयास करते हैं। चले, प्रश्न आ चुका है कि बाजार अर्थव्यवस्था में, बताएं, बाजार अर्थव्यवस्था में क्या होता है? बाजार अर्थव्यवस्था में परिवार तय करते हैं कि किस कंपनी के लिए काम करना है और अपनी आय से क्या खरीदना है। बिल्कुल ठीक बात है। बाजार अर्थव्यवस्था में लाभ और स्वार्थ फर्मों और परिवारों के निर्णयों का मार्गदर्शन करते हैं। बिल्कुल करते हैं। कंपनियां तय करती हैं किसे काम पर रखना है और किसको नहीं रखना है, या किसको क्या उत्पादन करना है। बिल्कुल, डी ऑप्शन उपरोक्त सभी सत्य हैं, इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आ चुका है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और आते रहते हैं। ठीक है, चले, प्रश्न आ चुका, शास्त्रीय अर्थशास्त्रियों के अनुसार बचत और निवेश है, बताएं। शास्त्रीय अर्थशास्त्रियों के अनुसार जो होता है बचत और निवेश होता है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो शास्त्रीय अर्थशास्त्रियों के अनुसार बचत और निवेश जो होता है महोदय, ठीक है, बचत और निवेश शास्त्रीय जो एक प्रकार से क्या होते हैं, शास्त्रीय अर्थशास्त्री जो होते हैं उनके अनुसार बचत और निवेश कैसा होता है भाई, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो शास्त्रीय अर्थशास्त्रियों के अनुसार जो बचत और निवेश होता है वो हमेशा समान रहता है। यह एक प्रकार से हमेशा समान रहता है। यह एक प्रकार से या कभी कभी भी बराबर कभी बराबर नहीं होता है, या कभी कभी बराबर हो जाता है। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, सभी लोग बता दीजिएगा भाई। देखते किसका करेक्ट आंसर आता है, बताइएगा। बिल्कुल, तो शास्त्रीय समाजशास्त्र बिल्कुल राइट आंसर है, हमेशा बराबर रहता है। शास्त्रीय अर्थशास्त्रियों के अनुसार बचत और निवेश ये दोनों एक प्रकार से हमेशा बराबर रहता है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। शास्त्रियों के अनुसार या शास्त्रीय अर्थशास्त्रियों के अनुसार मजदूरी और कीमतें कैसी होती है, लचीला होती हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। शास्त्रीय समग्र आपूर्ति वक्र, शास्त्रीय समग्र आपूर्ति वक्र जो होता है यह बिल्कुल बेलोचदार होता है। कैसा होता है, बिल्कुल बदलने वाला नहीं होता है, बेलोचदार होता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है भाई। प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से बेजोड़ चुने, इनमें से बेजोड़ कौन सा है। देखिए, इनमें से बेजोड़ कौन सा है बताएं भाई। देखिए, बाजार का कानून जो है, ठीक है, पूर्ण रोजगार, जेबी से बिल्कुल जे.एम. कीन्स जो है ये एक प्रकार से बेजोड़ है इनमें से। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। शास्त्रियों के अनुसार निवेश एक कार्य है। शास्त्रियों के अनुसार निवेश एक कार्य है ब्याज दर, ठीक है, निवेश एक कार्य है ब्याज दर का।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है भाई कि आपूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्मित करती है, क्या कहलाती है? आपूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्मित करती है, बाजार का कानून कहलाता है। ठीक है, बाजार का कानून क्या कहता है कि आपूर्ति जो होती है वो अपनी मांग स्वयं निर्मित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। शास्त्रीय प्रणाली के तहत संतुलन इस पर होगा, किस पर बताएं? शास्त्रीय प्रणाली के तहत जो होगा संतुलन पूर्ण रोजगार पर संतुलन होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है, जब बचत की मांग से अधिक हो जाती है तो ब्याज की दर कैसी होगी? तो जब बचत की मांग से अधिक हो जाए तो एक प्रकार से ब्याज की दर का जो है पतन होता है, कमी आती है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है महोदय। प्रश्न है कि ब्याज दर तब बढ़ेगी जब बचत की मांग होगी, कैसी? तो ब्याज की दर कब बढ़ती है? ब्याज की दर तब बढ़ेगी जब बचत की मांग जो होगी इसकी आपूर्ति से क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी या अधिक हो जाएगी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है, शास्त्रीय व्यवस्था में सरकार की भूमिका होती है, वह भूमिका है। शास्त्रीय व्यवस्था में सरकार की भूमिका जो होती है लिमिटेड होती है, सीमित होती है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे। चले भाई, अगला क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट से आप देखिएगा। शास्त्रियों के अनुसार अर्थव्यवस्था में संतुलन डैश के द्वारा तय किया जाता है, किसके द्वारा? तो शास्त्रियों के अनुसार अर्थव्यवस्था में संतुलन जो होता है वो मूल्य तंत्र के द्वारा एक प्रकार से मैनेज किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न, जेबीसी का बाजार का नियम गलत साबित हुआ, किस क्षेत्र में? जेबीसी एक विद्वान है, उन्होंने बाजार का नियम दिया था। उन्होंने एक प्रकार से उनका जो नियम था वो महामंदी के समय एकदम से ढह गया, बर्बाद हो गया। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। स्वार्थ, प्रतिस्पर्धा, लाभ का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसकी विशेषताएं हैं? स्वार्थ, प्रतिस्पर्धा, लाभ का उद्देश्य, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, किसकी? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आ चुका महोदय। प्रश्न है, साफ्टा जो है, साफ्टा यानी SAPTA दक्षिण राष्ट्रों के मध्य किस विषय से संबंधित है? तो साफ्टा जो है ये दक्षिण एशियाई जो संगठन वाले देश हैं इनसे किस प्रकार से रिलेटेड है? तो व्यापार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। मतलब कि मास्ट्रिक्ट जो संधि है इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मास्ट्रिक्ट संधि का उद्देश्य था कि यूरोप का एकीकरण किया जाए, यूरोप को एक प्रकार से एक मत किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों के अध्यक्षों का चयन कौन करता है, बताएं? सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों का जो अध्यक्ष होते हैं उनका चयन बैंक बोर्ड ब्यूरो करता है। बैंक बोर्ड ब्यूरो के द्वारा किया जाता है सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों के अध्यक्ष का चुनाव। अगला प्रश्न है, बाल श्रम उन्मूलन योजना का संबंध किससे है? बाल श्रम उन्मूलन योजना का संबंध जो है खतरनाक उद्योगों में लगे जो बाल श्रमिक है उन्हीं से है। उनको एक प्रकार से सुरक्षा देने के लिए, उनको प्रोटेक्ट देने के लिए बाल श्रम उन्मूलन योजना का संबंध है। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, वर्तमान थोक मूल्य सूचकांक किसकी अध्यक्षता वाले वर्ग ने बनाया था? वर्तमान थोक मूल्य सूचकांक जो है ये डॉक्टर सी रंगरंजन की एक प्रकार से रंगरंजन की अध्यक्षता वाले वर्ग ने बनाया था। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न आप देखेंगे, फटाफट से आप देखेंगे। देखिए, रंगरंजन का नाम आप लोगों ने नोट पर देखा होगा। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका, भारत में मान्यता प्राप्त शेयर बाजारों की संख्या कितनी है, बताएं? 20, 23 या 19 या 21? तो भारत में मान्यता प्राप्त जो शेयर बाजार है उनकी संख्या 23 है, यानी कि 23 है। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना जो की गई थी 1988 में, 1988 में की गई थी। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका। भाई सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे, तीव्र गति से आगे बढ़ रहा हूँ चूँकि समय आपके पास कम है। ठीक है, चले। भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही है? तो हरित क्रांति गेहूं और चावल की खेती के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट रही है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन। और विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक कौन है? तो हैं नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। आर्थिक नियोजन किसका विषय है? आर्थिक नियोजन किसका विषय बाबू? आर्थिक नियोजन जो होता है
वह समवर्ती सूची का विषय होता है, यानी कि इस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकती हैं। ठीक है, यह बात ध्यान है। संघ सूची पर संघ सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची पर राज्य सूची का मतलब राज्य सरकारें कानून बनाती है। लेकिन जो समवर्ती सूची होती है उस पर राज्य और सरकार मतलब कि राज्य और केंद्र दोनों सरकारें कानून बनाती हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। वाणिज्यवादी समर्थक थे। वाणिज्यवादी जो थे एक प्रकार से वो अनुकूल व्यापार के संतुलन के समर्थक थे, वाणिज्यवादी विचारक थे। ठीक है, क्या थे? अनुकूल व्यापार संतुलन के एक प्रकार से समर्थक थे। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को देखें। अच्छा, आर्थिक सारणी का प्रतिपादन किसने किया? विलियम पेटी ने किया था। आर्थिक वाणिज्यवाद से संबंधित कौन है? फ्रांसिस केने महोदय हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। इंग्लैंड्स ट्रेजर ऑफ फॉरेन ट्रेड एक पुस्तक है, थॉमस मन के द्वारा लिखी गई है। और प्राकृतिक विधान का सिद्धांत किसने दिया है? प्रकृतिवादियों ने दिया है। यह सब क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए हैं और आपकी यूनिवर्सिटी में एक प्रकार से ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं, यह बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आ चुका है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का रिकार्डो का सिद्धांत मानता है। क्या मानता है बताइए? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का रिकार्डो का जो सिद्धांत है वो क्या मानता है बाबू? वो क्या मानता है? वह मानता है यातायात लागत शून्य है। ठीक है, व्यापार प्रतिबंध नहीं है और उत्पत्ति समता नियम, इन सभी को एक प्रकार से मानता है डेविड रिकार्डो का जो सिद्धांत है। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका महोदय। प्रश्न क्या आ चुका है भाई? प्रश्न है कि यदि पूंजी की सीमांत उत्पादकता ब्याज की दर से ज़्यादा हो जाती है तो निवेश संबंधी निर्णय होगा। बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। यदि पूंजी की सीमांत उत्पादकता ब्याज की दर से ज़्यादा हो जाती है तो निवेश संबंधी जो निर्णय होगा वह कैसा होगा? वो लाभकारी होगा। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, हीरा जल विरोधाभास की विवेचना किसने की है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। हीरा जल विरोधाभास एडम स्मिथ जो कि जनक हैं अर्थशास्त्र के, उनके द्वारा किया गया। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सभी लोग परीक्षा को एक प्रकार से बहुत ही हल्के में ना लें और वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। ठीक है, चले। माल्थस के अनुसार खाद्य आपूर्ति बढ़ते हैं। खाद्य आपूर्ति जो होते हैं माल्थस जो हैं ये जनसंख्यात्मक सिद्धांत देते हैं, जनसंख्या के विस्फोट की बात करते हैं, पॉपुलेशन विस्फोट की थियरी देते हैं माल्थस। माल्थस कहते हैं जनसंख्या जो होती है वो गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ती है, जबकि जो उत्पादन या खाद्य की साधन हैं वह एक प्रकार से समानांतर श्रेणी में बढ़ते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जो खाद्य आपूर्ति होते हैं वो तो धीरे चलते हैं, लेकिन जनसंख्या खूब तीव्र गति से आगे बढ़ रही है। यानी कि एक प्रकार से खाद्य आपूर्ति जो है बढ़ते कैसे हैं? खाद्य आपूर्ति जो है वो अंकगणितीय क्रम में बढ़ते हैं, जबकि गुणोत्तर श्रेणी में कौन बढ़ता है? ये जनसंख्या बढ़ती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अंकगणितीय क्रम में, यानी 1 2 3 इस तरीके से। पूंजी समुदाय संरचना और लाभ की दर संबंधित है। पूंजी समुदाय की संरचना और लाभ की दर किससे संबंधित है? धनात्मक रूप से और ऋणात्मक दोनों रूप से संबंधित है। सी ऑप्शन ए और बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भैया, फटाफट से आप देखेंगे। जनसंख्या नियंत्रण का उपाय है। जनसंख्या नियंत्रण का उपाय क्या होता है? देखिए, युद्ध होगा तो भी जनसंख्या खत्म होगी, भुखमरी फैलेगी, बाढ़ आएगी, ये सब एक प्रकार से जनसंख्या नियंत्रण के उपाय नहीं, जनसंख्या नियंत्रण इनसे हुआ है। भाई अब बाढ़ थोड़ी ना जानबूझ के कोई व्यक्ति लाएगा, कोई सरकार लाएगी। कोई सरकार युद्ध जरूर करवाएगी, मतलब करवाएगी क्या ज़बरदस्ती? नहीं, भुखमरी थोड़ी ना फैलाती है, इनसे जनसंख्या कम हो जाती है। जनसंख्या के जीवन निर्वाह साधनों की अपेक्षा तीव्र गति से बढ़ने की प्रवृत्ति होती है, यह कथन दिया गया है। यह कथन माल्थस ने दिया है। क्या? माल्थस ने कहा कि जनसंख्या जो है वो तीव्र गति से आगे बढ़ रही है, जबकि उसके जीवन निर्वाह के साधन जो हैं वो एक प्रकार से उतनी तीव्र गति से नहीं बढ़ रहे हैं। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर का, माल्थस ने कहा था। अगला क्वेश्चन से, प्रकृतिवाद का अर्थ क्या होता है? प्रकृतिवाद का अर्थ क्या होता है बाबू? प्रकृतिवाद का अर्थ होता है प्रकृति का नियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र विज्ञान है। एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र जो है वो धन और मुद्रा दोनों का विज्ञान माना जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन, धन और मुद्रा दोनों का विज्ञान है, एडम स्मिथ ने कहा। ठीक है, चले आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। चले, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पॉलिटिकल एरिथमेटिक पुस्तक के लेखक कौन है? पॉलिटिकल एरिथमेटिक पुस्तक को लिखा है विलियम पेटी ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका महोदय, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, उपभोग संबंधी मनोवैज्ञानिक नियम किसने दिया था या किसके द्वारा दिया गया? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? जो बच्चे जुड़े हुए हैं, अभी नए नए आए हैं, वो सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा
और शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, ठीक है, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लगातार मैं लाता रहता हूँ, ठीक है। शुक्ला स्टडी पॉइंट इज़ द बेस्ट यूट्यूब चैनल फॉर बीए स्टूडेंट्स। बीए के ऑल सब्जेक्ट की तैयारी शुक्ला स्टडी पॉइंट पर बहुत ही बारीकी के साथ करवाई जाती है। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमसे जुड़ें। चलें, उपभोग संबंधी मनोवैज्ञानिक नियम किसके द्वारा दिया गया भैया? तो उपभोग संबंधी मनोवैज्ञानिक नियम दिया गया है J.M. कीन्स के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेल्थ ऑफ नेशन जिस पुस्तक के लेखक कौन है? एडम स्मिथ है। इसका प्रकाशन वर्ष बताएं। एडम स्मिथ की पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशन, इसका प्रकाशन हुआ था 1776 में, 1776। आगे अगला क्वेश्चन, मार्क्स के दर्शन को क्या कहा जाता है? मार्क्स के दर्शन को क्या कहते हैं भाई? देखें, मार्क्स का दर्शन जो है वो कौन सा है? देखिए, गति का नियम तो इन्होंने दिया नहीं, गुरुत्वाकर्षण का नियम भी इन्होंने नहीं दिया है, ठीक है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत दिया है इन्होंने, बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, गुणक में रिसाव है। गुणक में रिसाव है, देखें, गुणक में रिसाव जो होता है वो कई कारणों से, देखें, करारोपण की वजह से, विदेशी व्यापार में घाटा से, निष्क्रिय नगद शेषों के संचय से भी गुणक में रिसाव होता है। डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, मंदी के खतरे के हल के लिए समुद्दीपन का सुझाव किसने दिया? बताएं। मंदी के खतरे के हल के लिए समुद्दीपन का सुझाव किसने दिया? प्रोफेसर पीगू ने दिया। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने बी लगाया उनका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न, पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है, किससे संबंधित है, किस नियम से? तो पूर्ति अपनी मांग स्वयं जो है एक प्रकार से करती है, ये JBC का जो बाजार नियम है उसी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है महोदय, फटाफट से आप देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके हो रहे हैं, लगभग 100 से अधिक क्वेश्चन हो चुके हैं आपके, ठीक है, उससे ज़्यादा हो चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का पारस्परिक मांग का सिद्धांत दिया गया किसके द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का पारस्परिक मांग का सिद्धांत जो दिया गया है, यह दिया गया है J.S. मिल के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। द इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर पुस्तक किसने लिखी है? द इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर पुस्तक के लेखक बताएं, मतलब पुस्तक के लेखक आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। द इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर पुस्तक के लेखक कौन है? वैसे 1920 में इसका प्रकाशन हुआ है। आप लोग बताएं इस पुस्तक को लिखा किसने? सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। चलें, अगला क्वेश्चन से ये भी लिखेंगे, पुस्तक का नाम और उसका लेखक के नाम लिख करके कमेंट करें सभी लोग फटाफट से। W इकोनॉमिक पुस्तक के लेखक कौन है? बिल्कुल F. केने के द्वारा लिखी गई है W इकोनॉमी। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलें, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखिएगा। प्रश्न आ चुका महोदय, प्रश्न कौन सा आ चुका भाई? देखेंगे, नायक समिति का संबंध किससे है? बताएं। नायक समिति का संबंध जो है किससे है? फटाफट से आप सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। नायक समिति का संबंध किससे है? सभी लोग बताइएगा। नायक समिति का संबंध किससे बाबू? सभी लोग बताएंगे। बिल्कुल राइट आंसर। नायक समिति का संबंध जो है लघु उद्योगों से है, छोटे उद्योगों से है। नायक समिति का संबंध किससे है? लघु उद्योगों से। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं किस राज्य में हैं? यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र में के जो वाणिज्यिक बैंक हैं, इनकी सर्वाधिक शाखाएं जो हैं वो अपने यूपी में ही हैं, उत्तर प्रदेश में हैं। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न आ चुका है भैया। प्रश्न है, भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो भारत के जो है बताएं, भारत के वित्त आयोग के गठन का प्रावधान जो है संविधान के अनुच्छेद 280 में किया गया है, 280 में अनुच्छेद में किया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे भाई, प्रश्न आ चुका है, भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? बताएं। भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन जो होता है वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, आपको दिख रहा होगा ना बोर्ड पर, इसलिए मैं किनारे खड़ा होता हूँ। प्रश्न अगला है, राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सक्रिय मतलब कि पदेन सचिव कौन होता है? तो बताए, राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव जो होता है, नीति आयोग का जो सचिव होता है वही होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, फटाफट से आप देखिएगा। प्रश्न है, किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों का परसेंटेज सबसे अधिक है? किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों का परसेंटेज सबसे अधिक है? यूपी में, उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? बताएं। तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों की स्थापना जो की गई थी वो शिवा रमन समिति की सिफारिश पर की गई थी। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा।
आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आ चुका है बाबू। प्रश्न आ चुका है, चीनी के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? चीनी के उत्पादन में बेसिकली भारत का दूसरा स्थान है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। भारत में प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा है? प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य जो है वो बिहार है, ठीक है, यानी कम से बहुत जनसंख्या तो ज़्यादा है लेकिन वहाँ पर प्रति व्यक्ति आय जो है कम है। क्लियर, ध्यान रखेंगे, बिहार। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आ चुका है भाई। प्रश्न आप सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। वस्तु के मूल्य, प्रश्न, वस्तु के मूल्य निर्धारण में तुष्टि गुण को महत्व प्रदान करने वाले अर्थशास्त्री कौन हैं? बताइएगा, सभी दोस्तों से निवेदन है इसका करेक्ट आंसर आप सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। सभी दोस्त इसका करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करेंगे भाई। चले, प्रश्न क्या पूछा गया है आपसे? प्रश्न पूछा गया है कि वस्तु के मूल्य निर्धारण में तुष्टि गुण को महत्व प्रदान करने वाले अर्थशास्त्री कौन हैं? तो देखिए, प्रोफेसर जेवंस और मेंजर और वालरस ये सभी हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, ए और बी दोनों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु के मूल्य निर्धारण में उत्पादन लागत को महत्व प्रदान करने वाले अर्थशास्त्री कौन हैं? तो वस्तु के मूल्य के निर्धारण में उत्पादन लागत को महत्व देते हैं वो कौन है भाई? देखिए, प्रोफेसर एडम स्मिथ भी देते हैं, डेविड रिकार्डो भी देते हैं और माल्थस और मिल, ये सभी एक प्रकार से कहते हैं मूल्य के निर्धारण में एक प्रकार से उत्पादन लागत जो होती है, चूँकि उत्पादन लागत जो होगी उस उतना तो एक प्रकार से उससे अधिक तो मूल्य होगा ही, ठीक है, जितना लगेगा मूल्य मतलब कि उस वस्तु को बनाने में उससे ज़्यादा तो मूल्य लगेगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, निम्नलिखित में से क्या मार्शल से संबंधित नहीं है? इनमें से बताएं, प्रोफेसर मार्शल से क्या संबंधित नहीं है? इनमें से प्रोफेसर मार्शल से संबंधित क्या नहीं? देखिए, मांग की लोच की अवधारणा मार्शल से रिलेटेड है, विक्रय लागत की अवधारणा नहीं रिलेटेड है, सीमांत उपयोगिता की अवधारणा रिलेटेड है, ठीक है, आभास लगान की अवधारणा रिलेटेड है, यानी कि तीनों रिलेटेड हैं। बी ऑप्शन यही पूछा गया तो यही रिलेटेड नहीं है। आगे देखेंगे, मतलब ये 2023 में प्रश्न है, आभास लगान की संकल्पना की विवेचना किया है, किसके द्वारा किया गया? बताएं। आभास लगान की संकल्पना की विवेचना प्रोफेसर मार्शल के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे भैया, अगला क्वेश्चन आ चुका है, प्रश्न, ब्याज का ऋण देय कोष सिद्धांत कहलाता है? बताएं। ब्याज का ऋण देय कोष सिद्धांत जो होता है, ब्याज का नव प्रतिष्ठित सिद्धांत कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका भैया, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न, गांव की लोच के विश्लेषण में कुल व्यय विधि की विवेचना की गई है? बताएं। मांग की लोच के विश्लेषण में कुल व्यय की विधि की विवेचना की गई किसके द्वारा? प्रोफेसर मार्शल के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो पुस्तक मतलब की जो रचना है, ये एक प्रकार से कार्ल मार्क्स की रचना है। ये कब लिखी गई? तो 1848 में लिखी गई है। किसकी है? कार्ल मार्क्स की रचना है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कार्ल मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत भी दिया है। कार्ल मार्क्स वैज्ञानिक समाजवाद के जनक भी हैं। कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल भी है, ये सब ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन से, मार्शल के द्वारा लिखी गई प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के जो है किस वर्ष में प्रकाशित हुई? तो प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक जो प्रकाशित हुई 1890 में प्रकाशित हुई है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। चले भाई, फटाफट से वीडियो को शेयर करते रहिएगा और ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए आते रहते हैं, ठीक है। चले, प्रश्न आ चुका है महोदय। प्रश्न क्या आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आ चुका है फिशर को लेकर के, प्रोफेसर फिशर, ठीक है। प्रश्न क्या आ चुका बाबू? प्रश्न आ चुका कि फिशर के लेन देन बेग मॉडल में निम्नलिखित में से कौन सी एक धारणा नहीं है? बताएं। प्रोफेसर फिशर से रिलेटेड प्रश्न आ चुका है। प्रोफेसर फिशर जो हैं बड़े विद्वान आदमी थे, यह बात भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो प्रश्न क्या पूछा गया है आपसे? प्रश्न पूछा गया प्रोफेसर फिशर से कि फिशर के लेन देन बेग मॉडल में निम्नलिखित में से कौन सी एक धारणा नहीं है? तो कौन सी एक धारणा नहीं बाबू? कौन सी एक धारणा नहीं है? देखें, पी को एक सक्रिय कारक माना जाता है, ये अवधारणा नहीं है। बाकी पूर्ण रोजगार, लेन देन की मात्रा स्थिर और धन के संचरण बेग स्थिर है। ये सब बात एक प्रकार से फिशर के लेन देन बेग मॉडल में निम्नलिखित बातें एक प्रकार से धारणा संबंधित है, जबकि डी वाली अवधारणा संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न, नगद शेष समीकरण यम बराबर के पी वाई द्वारा दिया गया, किसके द्वारा? तो एक प्रकार से नगद शेष समीकरण जो है यम बराबर के पी वाई, ये सिद्धांत दिया है प्रोफेसर मार्शल ने। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न, मुद्रा के मात्रा सिद्धांत को पुनः प्रतिपादित किया गया। मुद्रा के मात्रा सिद्धांत को प्रतिपादित किसके द्वारा किया गया था? मिल्टन फ्रीडमैन के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। फिशर का विनिमय समीकरण मुद्रा को मुद्रा मानता है? बताएं। फिशर का विनिमय समीकरण मुद्रा को मुद्रा मानता है, विनिमय का एक माध्यम, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करें, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है।
रॉबर्टसन का विनिमय समीकरण धन को मानता है? बताएं। रॉबर्टसन का विनिमय समीकरण धन को क्या मानता है? मूल्य का एक भंडार मानता है। क्या मानता है? मूल्य का एक भंडार मानता है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इस बात को। क्या मानता है? मूल्य का एक भंडार मानता है। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते, फटाफट से देखेंगे। तो लगभग और लगभग आप जो है 200 क्वेश्चन की श्रृंखला पर पहुंचने वाले हैं। अगला प्रश्न, समय की एक इकाई अवधि के दौरान मुद्रा की एक इकाई द्वारा हाथों हाथ आदान प्रदान करने की संख्या है जाना जाता है? बताएं। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। धन के वेग संचलन, मतलब धन के संचलन का वेग, ठीक है। धन के संचलन का वेग जो होता है समय की एक इकाई अवधि के दौरान मुद्रा की एक इकाई द्वारा हाथों हाथ आदान प्रदान करने की संख्या को के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका भैया। प्रश्न है, भारत में सिक्के 4 स्थानों पर ढाले जाते हैं, इनमें से कौन सा स्थान एक है? तो भारत में सिक्के जो है वो हैदराबाद में ढाले जाते हैं, उनमें से एक स्थान क्या है? हैदराबाद। ए सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। लगान का परंपरागत सिद्धांत क्या कहलाता है? लगान का परंपरागत सिद्धांत जो होता है वो रिकार्डियन सिद्धांत कहलाता है। कौन सा सिद्धांत भैया? रिकार्डियन सिद्धांत कहलाता है। यह बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न, कौटिल्य ने भूमि को कितने प्रकारों में बांटा है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। कौटिल्य ने भूमि को कितने प्रकारों में बांटा? भाई सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। कौटिल्य ने भूमि को कितने प्रकारों में बांटा बाबू? कौटिल्य, कौटिल्य माने चाणक्य, ठीक है। तो चाणक्य ने भूमि को कितने प्रकारों में बांटा है? फटाफट से आप सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। कौटिल्य ने भूमि को कितने प्रकारों में बांटा है भैया? कौटिल्य ने भूमि को कितने प्रकारों में बांटा है? बिल्कुल राइट आंसर आप सभी के आ रहे हैं। कौटिल्य ने भूमि को एक प्रकार से कितने प्रकारों में बांटा है? 2 प्रकार में बांटा है कौटिल्य ने भूमि को। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। गांधी जी का जन्म किस राज्य में हुआ था? गुजरात राज्य में हुआ था। सी ऑप्शन। गांधी जी की कल्पित अर्थव्यवस्था के केंद्र में, गांधी जी की कल्पित अर्थव्यवस्था के केंद्र में जो रहा है वो गांव रहा है। गांवी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है। मानव जीवन के दुर्भाग्य के कितने कारण बताए हैं? बताएं। मानव जीवन के दुर्भाग्य कितने कारण बताए गए हैं? 3 कारण बताए गए हैं गांधी जी ने। सी ऑप्शन। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म कब हुआ था? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म हुआ था 25 सितंबर 1916 को। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। पंडित दीनदयाल ने किस योजना का विश्लेषण किया था? पंडित दीनदयाल जी ने 25 मतलब कि एक प्रकार से पंडित दीनदयाल जी ने किस योजना का, दूसरी योजना का विश्लेषण किया? बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, योजना आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। पॉलिटिकल डायरी किसकी रचना है? बताएं। पॉलिटिकल डायरी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की रचना है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के ने पूर्ण रोजगारी के लक्ष्य को महत्व देते हुए एक सूत्र दिया था, कौन सा? तो दीनदयाल उपाध्याय जी ने पूर्ण रोजगारी के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सिद्धांत दिया था, हर हाथ को काम हर खेत में पानी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। हर हाथ को काम और हर खेत में पानी, यह सिद्धांत दिया था किसने? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने। श्रमेव जयते योजना कब शुरू की गई थी? श्रमेव जयते 16 अक्टूबर 2014 में शुरू की गई योजना है। ऑप्शन नंबर इसका 16 ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दुर्लभता संबंधी परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? दुर्लभता संबंधी परिभाषा प्रोफेसर श्रीमती रॉबिन्सन ने दिया है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखिएगा। प्रश्न है भाई, प्रश्न धन संबंधी परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? धन संबंधी परिभाषा दी है एडम स्मिथ ने। किसने दी है? प्रोफेसर एडम स्मिथ ने दी है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अर्थशास्त्र आर्थिक कल्याण का विज्ञान है, किसने कहा? अर्थशास्त्र आर्थिक कल्याण का विज्ञान है, प्रोफेसर मार्शल कहते हैं। ये सब प्रश्न परीक्षा में बहुत बार पूछे गए, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका है, सैमुअल्सन ने किस विचारधारा के अंतर्गत परिभाषा दी है? बताएं। प्रोफेसर सैमुअल्सन ने एक प्रकार से धन संबंधी विचारधारा के अंतर्गत परिभाषा दी है अपनी। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। सभी सुखों का एकमात्र आधार धन होता है, किसने कहा? इसको किसने कहा था भैया? सभी सुखों का एकमात्र आधार धन होता है, इसको किसने कहा था? एडम स्मिथ ने स्वयं कहा था। किसने कहा था? एडम स्मिथ ने कहा था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन में एडम स्मिथ लिख लो, ठीक है, सी ऑप्शन। आगे देखेंगे, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। सभी दोस्तों से निवेदन है, वीडियो को शेयर करते रहिएगा और लाइक करते रहिएगा, ठीक है। तो जो बच्चे हमसे जुड़ना चाहते हैं वो हमसे जुड़ सकते हैं। आपको हमसे जुड़ने के लिए करना क्या होगा भाई? आपको हमसे जुड़ने के लिए करना कुछ नहीं है, बस एसएमएस कर देना है। किस पर? एसएमएस कर देना है 9161, ठीक है, 9161 93 60 62, इस पर एसएमएस कर देना है और आपको ग्रुप से ज्वाइन हो जाना है। अपना नाम,
अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और आपके क्या क्या सब्जेक्ट है अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके भेज दीजिएगा। आपके पास एक स्कैनर सेंड किया जाएगा, उसी पर आपको मात्र 100 रुपीज़ भेजने होंगे। आप नहीं चलाते तो किसी दूसरे से भी सेंड करवा सकते हैं। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट की तैयारी करवा दी जाएगी। मात्र 100 रुपीज़ में आपके पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी सबके लिखित भी और ऑब्जेक्टिव भी, यानी जैसे भी जिस भी यूनिवर्सिटी से होंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी तैयारी करवाई जाएगी। और को करिकुलर की भी तैयारी आपकी यहाँ पर हो जाएगी, यानी उसी पैसे में को करिकुलर का भी आपको पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से वीडियो को शेयर करते रहिएगा। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या आ चुका है बाबू? प्रश्न आ चुका है कि ज्ञान ही वास्तविक मत हो, मतलब कि ज्ञान ही वास्तविक मत होता है, यह कथन किसका है? तो ज्ञान ही वास्तविक मत होता है या कथन किसका है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। ज्ञान ही वास्तविक एक प्रकार से मत होता है या कथन कहा था प्लेटो ने। किसने कहा था? प्लेटो ने कहा था। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। प्लेटो ने दार्शनिक राजा की सिफारिश की है। प्लेटो ने दार्शनिक राजा की सिफारिश सुशासन के लिए की ताकि शासन अच्छा हो। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न आ चुका भैया, प्लेटोनियन में से मुख्यतः किसने संबंधित, मतलब प्लेटोनियन में से मुख्यतः किससे संबंधित था? तो प्लेटो जो संबंधित था भैया ज्ञान के शासन से संबंधित है। प्लेटो वो ज्ञान के शासन की बात करता है। अगला, कौन सी पुस्तक प्लेटो ने नहीं लिखी है? देखें इनमें से कौन सी पुस्तक प्लेटो ने नहीं लिखी? देखिए, द लाज पुस्तक प्लेटो की है, द स्टेटमेंट पुस्तक भी इसी की है और द रिपब्लिक पुस्तक भी इसी की है। ठीक है, इमेज रजनी पुस्तक इसकी नहीं है, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन, यही पुस्तक इसकी नहीं है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, रिपब्लिक के लेखक कौन है? द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? प्लेटो है, ए ऑप्शन। प्लेटो का पत्नी एवं संपत्ति संबंधित साम्यवाद की अवधारणा है, बताएं। प्लेटो का पत्नी एवं संपत्ति संबंधित जो साम्यवाद की अवधारणा है वो अव्यवहारिक अवधारणा है, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न आ चुका है, सद्गुण ही ज्ञान है, यह विचार निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं में सर्वव्यापक रूप से पाया जाता है? बताइए। सद्गुण ही ज्ञान है यह विचार जो है बेसिकली द रिपब्लिक नाम की पुस्तक में मिलता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो, प्लेटो की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्लेटो प्रथम फांसीवादी विचारक था, किसने कहा? प्लेटो प्रथम फांसीवादी विचारक था, ऐसा किसने कहा? कॉल पापर ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है? प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है भैया? निरपेक्ष अवधारणा है। प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है? निरपेक्ष अवधारणा है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्लेटो पर किसका प्रभाव पड़ा? बताएं। प्लेटो पर किसका प्रभाव पड़ा था? सुकरात का प्रभाव पड़ा था प्लेटो पर, क्योंकि सुकरात के शिष्य थे प्लेटो, यह बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। पॉलिटिक्स कितने भागों में बटी हुई रचना है? बताएं। पॉलिटिक्स कितने भागों में बटी हुई रचना भैया? तो पॉलिटिक्स जो है 8 भागों में बटी हुई रचना है, सी ऑप्शन। पॉलिटिक्स के लेखक कौन है? अरस्तू हैं। पॉलिटिक्स प्राचीन काल में से हमें प्राप्त होने वाली सर्वाधिक महत्वपूर्ण निधि है, किसका कथन है ये कथन कहा था प्रोफेसर बाउले ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। ये सब क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए हैं, ध्यान रखेंगे, पॉलिटिकल साइंस में पूछे जाते हैं। अरस्तु द्वारा लिखित सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? अरस्तु के द्वारा लिखित सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा भैया? पॉलिटिक्स। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरस्तु के द्वारा लिखित ग्रंथों की संख्या लगभग कितनी है? अरस्तु के द्वारा लिखित ग्रंथों की संख्या जो है कितनी है भैया? तो अरस्तु के द्वारा लिखित ग्रंथों की संख्या लगभग 400 से अधिक है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अरस्तु इसका प्रधान कितने वर्षों तक रहा? बताएं। अरस्तु जो है एक प्रकार से इसका प्रधान कितने वर्षों तक रहा? ठीक है, बताएं। तो 12 वर्षों तक रहा है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन आ चुका, अरस्तु के द्वारा स्थापित शिक्षालय का नाम? अरस्तु ने किस शिक्षालय की स्थापना की थी? तो अरस्तु ने लिसियम शिक्षालय की स्थापना करी थी, जबकि प्लेटो ने किसकी करी थी? प्लेटो ने द एकेडमी की स्थापना करी थी। अरस्तु किसका शिष्य था? अरस्तु किसका शिष्य था भैया? अरस्तु प्लेटो का शिष्य था, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अरस्तु को किन विषयों में विधिवत रुचि व ज्ञान था? तो अरस्तु को किस विषय में एक प्रकार से विधिवत ज्ञान और रुचि था भैया? देखिए, जीव विज्ञान में भी, तर्कशास्त्र में, भौतिक विज्ञान में भी अरस्तु जानकार था, डी ऑप्शन। अरस्तु का जीवन काल बताएं। अरस्तु का जन्म 324 ईसा पूर्व में हुआ था और मृत्यु जो हुई थी मतलब कि 382 ईसा पूर्व में, यानी बीसी माने होते बिफोर क्राइस्ट, नहीं ईसा पूर्व ही। ठीक है, हिंदी में। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है, अरस्तु किन किन शासन पद्धतियों को महत्व देते थे? अरस्तु बेसिकली एक प्रकार से अल्पतंत्र, प्रजातंत्र और निर्दयता सभी को एक प्रकार से महत्व देते हैं। महिलाओं को सर्वप्रथम शासन व्यवस्था में शामिल होने की अनुमति किसने दी थी? महिलाओं को सबसे पहले शासन में शामिल होने की अनुमति दी थी अरिस्टोटल यानी अरस्तु ने ही, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हुए प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। बड़ा फेमस प्रश्न आ चुका भाई। प्रश्न देखेंगे, सभी दोस्तों से निवेदन है वीडियो को शेयर करते रहिएगा।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका भाई, देखें सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न, संतापकारी समृद्धि की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आ चुका है। ऐसे ही आप सभी लोग जो है वीडियो को शेयर करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आ चुका है महोदय। चलिए, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। ऐसे ही क्वेश्चन आप सभी लोग जो है करते रहिएगा। चलें, प्रश्न आपका क्या आ चुका भाई? प्रश्न आ चुका है कि प्रोफेसर संतापकारी समृद्धि की अवधारणा किसने दी है? संतापकारी जो है किसने दी भाई, बताइएगा। संतापकारी समृद्धि की अवधारणा किसने दी है? बिल्कुल जे.एन. भगवती ने दी। किसने दी है? जे.एन. भगवती ने दी है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अधिकतम सुख इच्छा रहित अवस्था में निहित है, यह विचार किसका है? बताएं। अधिकतम सुख इच्छा रहित अवस्था में निहित है, यह विचार प्रोफेसर जे.के. मेहता का है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आ चुका है। प्रोफेसर जे.के. मेहता ने किस विद्यालय में अध्ययन किया था? प्रोफेसर जे.के. मेहता ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर जे.के. मेहता ने अध्ययन किया था। भारतीय समाजशास्त्री हैं ये। एकात्म मानववाद के प्रणेता दीनदयाल उपाध्याय जी थे। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका भैया। प्रश्न आ चुका है, अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब मिला? अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला था 1998 में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। जिन बच्चों ने बी लगाया होगा उनको नंबर मिल जाएगा। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर करते रहिएगा और लाइक करते रहिएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूं। तो आप सभी लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस को देखा, समझा और परखा। आइए एक प्रकार से अभी थोड़े और क्वेश्चंस आपके बचे हुए हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, उनको समझते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। सभी दोस्तों से निवेदन है। बाकी एक प्रकार से और भी क्वेश्चन जो आपकी चर्चा मैं कर रहा हूँ, ये सब क्वेश्चंस आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। रिवीजन आपका चल रहा है तो आप सभी का एक प्रकार से ये मतलब है कि आप सभी लोग जो है हमारी मेहनत को समझें। हम एक प्रकार से अपने जीवन का कीमती समय निकाल करके आपके लिए आए हैं, तो आप प्लीज़ जो है अपना भी कीमती समय थोड़ी देर के लिए निकाल लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। ठीक है, चले, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे भाई। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बताएं। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका महोदय। प्रश्न आ चुका, स्वहित से प्रेरित होकर के आर्थिक क्रियाएं करना किस परिभाषा से संबंधित है? तो स्वहित से प्रेरित होकर के आर्थिक क्रियाएं करना जो है ये धन संबंधी परिभाषा से रिलेटेड है, अर्थशास्त्र की। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। सांख्यिकी किन तथ्यों का अध्ययन करती है? सांख्यिकी जो है गुणात्मक तथ्यों का अध्ययन करती है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्रारंभ में सांख्यिकी की उत्पत्ति किस रूप में की गई थी? प्रारंभ में सांख्यिकी की उत्पत्ति जो है राजाओं के विज्ञान के रूप में की गई थी। राजाओं के विज्ञान के लिए सांख्यिकी शब्द का प्रयोग किया गया था। चूंकि स्टेटिस्टिक्स में जो शब्द है स्टेटस, इसका वास्तविक अर्थ होता है किससे? राज्य से। ठीक है, स्टेटस माने होता है राज्य। तो राज्य के लिए या राजाओं के विज्ञान के लिए, राजाओं की गणित को सुलझाने के लिए स्टेटिस्टिक्स शब्द का प्रयोग किया गया था। आवश्यकता के आधार पर चुनाव कर संतुष्टि प्राप्त की जाती, बताएं। आवश्यकता के अनुसार या आवश्यकता के आधार पर चुनाव कर संतुष्टि प्रदान की जाती है। दुर्लभता संबंधी परिभाषा में ऐसा होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से देखेंगे। किस परिभाषा में अर्थशास्त्र को संपूर्ण रूपों में देखा जाता है? बताएं, किस परिभाषा में अर्थशास्त्र को संपूर्ण रूपों में देखते हैं? तो आधुनिक विकास संबंधी परिभाषाओं में हम अर्थशास्त्र के संपूर्ण विषय को शामिल करके देखते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन से, स्टैटिस्टिक्स शब्द का प्रयोग सांख्यिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? सांख्यिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले ग्राडफायड आकेनवाल ने किया था, इसीलिए इनको जनक कहा जाता है इसका सांख्यिकी का। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, आंकड़ों यानी समंकों का प्रयोग सांख्यिकी के किस रूप में किया जाता है? तो एक प्रकार से आंकड़ों का प्रयोग सांख्यिकी के एक वचन रूप में किया जाता है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। बहुवचन में भी कभी कभी होता है, तो दोनों रूपों में। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों रूपों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सांख्यिकी में स्टेटस शब्द किस भाषा से लिया गया है? सांख्यिकी में स्टेटस शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे भाई। प्रश्न क्या आ चुका है? प्रश्न आ चुका है कार्ल मार्क्स को लेकर के। प्रश्न है कि कार्ल मार्क्स ने अपने विचारों को जनता तक पहुँचाने के लिए किस समाचार पत्र में लिखना प्रारंभ किया? बताएं। कार्ल मार्क्स ने अपने विचारों को एक प्रकार से लोगों तक पहुंचाने के लिए किस समाचार पत्र का लिखना शुरू किया था? तो इनका समाचार पत्र था कौन?
राइन नाम का समाचार पत्र था, उसी में लिखना प्रारंभ किया। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से किस पुस्तक में कार्ल मार्क्स ने लिखा कि दार्शनिकों ने विभिन्न तरीकों से दुनिया की व्याख्या की है जबकि सवाल इसे बदलने का है। यह एक प्रकार से किस में कहा था? थीसिस ऑन फायरबाख में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, मिल को यानी जे.एस. मिल को विकासात्मक लोकतंत्र का समर्थन कहा किसने? समर्थक किसने कहा विकासात्मक लोकतंत्र का समर्थन? मेफ फर्सन ने कहा कि जो है विकासात्मक लोकतंत्र के समर्थक है कौन? जे.एस. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल। मिल ने एसेज ऑन लिबर्टी नामक ग्रंथ का प्रतिपादन किया, कब किया? यह एसेज ऑन लिबर्टी ग्रंथ किसका है? जे.एस. मिल का है। 1859 में एक प्रकार से इस ग्रंथ का प्रतिपादन किया था उन्होंने। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है। जे.एस. मिल को उपयोगितावाद रूपी शिशु को जो है नहलोन का कार्य सौंपा गया था, लेकिन नहलाने के बाद मिल ने नहलोन के बाद मिल ने पानी के साथ शिशु को भी बाहर फेंक दिया। उपरोक्त कथन किसका है बताएं? ये बेपर का कथन है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। किस विचारक ने मिल को अनिच्छुक लोकतंत्रवादी कहा? अनिच्छुक लोकतंत्रवादी एक प्रकार से मिल को किसने कहा था? जे.एस. मिल को अनिच्छुक लोकतंत्रवादी किसने कहा था? बेपर ने कहा था। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है कि किस विचारक ने मिल को खोखली स्वतंत्रता और अमूर्त व्यक्ति का मसीहा कहा? खोखली स्वतंत्रता और अमूर्त व्यक्तित्व का मसीहा जो है, या व्यक्ति का मसीहा बार्कर ने कहा था, प्रोफेसर बार्कर ने। किसको? मिल को। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। जे.एस. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल को खोखली स्वतंत्रता का संदेशवाहक किसने कहा? खोखली स्वतंत्रता का संदेशवाहक किसको? बार्कर ने कहा था। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखेंगे, जे.एस. मिल किसका समर्थन करता था? मतलब किसका? संप्रभुता, समानता, स्वतंत्रता का। तो यह एक प्रकार से स्वतंत्रता का समर्थक था। कौन? जे.एस. मिल। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। जे.एस. मिल ने स्वतंत्रता के लिए सबसे बड़ा खतरा किसे कहा है? तो जे.एस. मिल ने स्वतंत्रता के लिए सबसे बड़ा खतरा कहा है किसको? बहुमत को। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते, फटाफट से वीडियो को शेयर करते रहिएगा। चले, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका भाई, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका है। चले, प्रश्न क्या आ चुका भैया? प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था जो होती है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों का मिला जुला रूप होता है, उसी को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यहाँ पर सरकारी चीज़ें भी होती हैं और एक प्रकार से प्राइवेट चीज़ें भी आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है। पूंजीवाद का तात्पर्य क्या है? पूंजीवाद का तात्पर्य होता है किससे भाई? पूंजीवाद का तात्पर्य क्या होता है? पूंजीवादी मतलब पूंजीगत वस्तुओं पर क्या होता है? निजी स्वामित्व होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अर्थशास्त्र में अच्छा वह है जो, अर्थशास्त्र में अच्छा वह है क्या? जो अर्थशास्त्र में अच्छा वह है जो एक प्रकार से इच्छाओं और आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है, वही अच्छा है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। उत्पादन के मूल्य कारक भूमि, श्रम और पूंजी और कौन सा होता है? तो उद्यम भी एक प्रकार से उत्पादन का एक मूल कारक है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के बाद लोकप्रिय हुआ। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो एक प्रकार से महामंदी जब आई थी 1929-30 की, तो 1933 से 1930 मतलब 1929 से 1933 तक, उस समय मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि समाजशास्त्र आया। मैक्रो शब्द से लिया गया है, मतलब कब से? मैक्रो शब्द जो है ग्रीक शब्द मैक्रोस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है बड़ा। ठीक है, तो जो एक प्रकार से व्यापक अर्थशास्त्र का सिद्धांत आया है, ये बाद में आया है, पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स आया। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम किसके बारे में अध्ययन करते हैं? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम एक प्रकार से राष्ट्रीय आय और रोजगार के सिद्धांत की बात करते हैं, मुद्रा आपूर्ति और मूल्य स्तर के सिद्धांत की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और पर्यावरण विकास के सिद्धांत की बात हम इसमें करते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ये सब माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप माइक्रो इकोनॉमिक्स आपने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा और माइक्रो इकोनॉमिक्स आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न भैया क्या? चले, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका भैया। प्रश्न क्या आ चुका है? प्रश्न आ चुका महामंदी के दौरान था। महामंदी के दौरान क्या था भाई? महामंदी का दौरान जो था 1930 के दशक में महामंदी आई थी। अगला प्रश्न, संतुलन कीमत निम्न शक्तियों के द्वारा निर्धारित होता है। संतुलन कीमत मांग और आपूर्ति पर डिपेंड करता है, डिमांड एंड सप्लाई पर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे भैया। प्रश्न है, शास्त्रीय अर्थशास्त्रियों के अनुसार
अस्थायी बेरोजगारी, अस्थायी बेरोजगारी संभव एक प्रकार से है, बिल्कुल। अगला प्रश्न, जेबी से एक अर्थशास्त्री थे, जेबी से एक अर्थशास्त्री थे, कहाँ के? फ्रेंच के थे। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जे इनमें से बेजोड़ को चुने, मतलब कि से बेजोड़ कौन है इनमें से? जेबी से बेजोड़ इनमें से, तो बिल्कुल जेएम कीन्स जो है से बेजोड़ है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, बाकी सब उन्हीं के जैसे। अर्थशास्त्र में अदृश्य हाथ शब्द लाने का श्रेय किसे जाता है? अर्थशास्त्र में अदृश्य हाथ शब्द को लाने का श्रेय किसको जाता है? एडम स्मिथ को। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है, किसके योगदान के बाद समष्टि अर्थशास्त्र का एक अलग शाखा के रूप में अध्ययन किया जाने लगा? बताएं, अर्थशास्त्री कौन है वो? किसके योगदान के बाद में समष्टि अर्थशास्त्र का एक अलग शाखा के रूप में अध्ययन किया जाने लगा था? तो कीन्स के आने के बाद में, जॉन मेनार्ड कीन्स। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका में महामंदी कब आई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका में महामंदी 1929 ईस्वी के आसपास आई थी और अर्थशास्त्रियों के सारे नियम इसमें लगभग भंग ही हो चुके थे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका भैया, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या चुका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन, पहला कथन है कि पूंजी और अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है, बिल्कुल होता है। साम्यवादी राष्ट्र में उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व होता है, बिल्कुल राज्य का स्वामित्व होता है साम्यवादी व्यवस्था में। मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका न्यूनतम होती है, बिल्कुल मुक्त बाजार व्यवस्था में सरकार की भूमिका न्यूनतम होती है। उपरोक्त में से तीन कथनों में से कौन सा सही है, कौन सा गलत है? देखिए तीनों कथन बिल्कुल सही, तो आप नीचे ऑप्शन में कहीं दिया होगा जो है इसमें से डी ऑप्शन कर लेंगे, इनमें से सभी, ठीक है, इनमें से सभी राइट आंसर ही लगा दीजिएगा। ओके, चले आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। सभी लोग शेयर करते रहिएगा वीडियो को। चले भाई, प्रश्न आ चुका, इको मार्क किसी उत्पाद पर किसका चिन्ह होता है? बताएं, इको मार्क जो है अगर किसी उत्पाद पर लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या है? इको मार्क जो होता है पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल होता है, जो पदार्थ उस पर लगा होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में सकल घरेलू बचतों में सर्वाधिक योगदान किसका है? बताएं, सकल घरेलू बचतों में सबसे ज़्यादा एक प्रकार से योगदान किसका है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो भारत में सकल घरेलू बचतों में सर्वाधिक योगदान जो है वो घरेलू क्षेत्रों का ही है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना किससे संबंधित है? तो वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन से। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि का प्रयोग करके करी जाती है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो करी जाती है वो उत्पत्ति गणना विधि और आय गणना विधि दोनों के माध्यम से करी जाती है। सी ऑप्शन ए और बी दोनों विधियों के द्वारा आय की गणना करी जाती है भारत में। अगला क्वेश्चन आ चुका है, स्वतंत्रता से पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में किसने अनुमान लगाए थे? स्वतंत्रता से पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में जो है दादा भाई नौरोजी और फिंडले सिराज ने एक प्रकार से अनुमान लगाया था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे महोदय, प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के बाद देश की राष्ट्रीय आय के अनुमान लगाने के लिए भारत ने राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब करी थी? तो भारत ने राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना 4 अगस्त 1949 को करी थी, ठीक है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आ चुका है, प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर करी जाती है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो होती है वह चालू मूल्यों के आधार पर और स्थिर मूल्यों दोनों आधार पर करी जाती है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है, कृषि लागत और मूल्य आयोग जिसको आप CACP कहते हैं उसके क्या उद्देश्य हैं? तो CACP के क्या उद्देश्य हैं भैया? CACP का उद्देश्य कृषि मूल्यों का स्थिरीकरण करना, बिल्कुल, कृषकों के लिए सार्थक वास्तविक आय स्तरों का सुनयन करना, लोक वितरण पद्धति के माध्यम से उपभोक्ताओं को आवश्यक कृषि मूल्य उचित दरों पर उपलब्ध करवा करके उनके हितों की रक्षा करना, बिल्कुल ये तीनों चीज़ें होती। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। डी ऑप्शन ऊपर तो सभी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक करते रहिएगा, ठीक है। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगातार आपके लिए मैं लाता रहता हूँ। आप सभी का एक प्रकार से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आपके शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है, ठीक है। चले भाई, जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रश्न अगला आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, हाउ टू पे फॉर द वार, ये किसने दिया? हाउ टू पे फॉर द वार, ये जॉन कीन्स के द्वारा दिया गया था। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। एलिमेंटस ऑफ प्योर इकोनॉमिक्स, एलिमेंटस ऑफ प्योर इकोनॉमिक्स पुस्तक वाल्डस के द्वारा लिखी गई है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे भैया, प्रश्न कूर्नो, ग्रोसेन तथा जेवंस कहलाते हैं। कूर्नो,
गोसेन और जेमस क्या कहलाते हैं? सीमंतवादी विचारक कहलाते हैं, सीमांतवादी विचारक कहलाते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। कौन अर्थशास्त्री गणितीय विचारधारा से संबंधित है? इनमें से गणितीय विचारधारा से कौन संबंधित है भैया? देखिए वाल्लस, क्रोनो और जेमस, ये तीनों गणितीय विचारधारा से ही रिलेटेड हैं। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न है, उपभोक्ता के बचत की अवधारणा आधारित है। उपभोक्ता के बचत की अवधारणा जो है किस पर आधारित है भाई? उपभोक्ता की बचत की अवधारणा जो है सीमांत उपयोगिता ह्रासमान नियम पर आधारित है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। उपभोक्ता का मापक है, इनमें से बताएं, उपभोक्ता का मापक है कौन? यूटिल्स जो है उपभोक्ता का मापक है, यूटिल्स। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मुद्रा का परिमाण सिद्धांत कहलाता है। मुद्रा का परिमाण सिद्धांत जो होता है कैम्ब्रिजियन सिद्धांत कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझ लिया। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन लगातार मैं चर्चा करता रहता हूं, तो आप सभी लोगों ने लगभग सभी क्वेश्चंस को देख लिया। इस तरीके से एक प्रकार से आप लोगों ने सभी क्वेश्चंस को पढ़ लिया। लगभग ये 500 जो है प्रश्नों की श्रृंखला में लगभग 250 या 300 क्वेश्चन मैंने चर्चा कर लिए, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थे। इन सभी का PDF वगैरह आपको मिल जाएगा। ठीक है, और सभी सब्जेक्ट की PDF की व्यवस्था कर दी गई है, तो जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। ये तमाम प्रकार की PDF आपको मिल जाएगी, आपके लिए एक प्रकार से बहुत ही बेस्ट है। आपको जुड़ना है अगर, ठीक है भाई, इकोनॉमिक्स का नहीं बल्कि हिंदी, जो सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस सभी का मिल जाएगा। एक इसमें करें 91, 61 सभी, मतलब लिखित का भी ऑब्जेक्टिव का भी, जैसे जो और तमाम विश्वविद्यालय उनकी परीक्षाएं भी हो रही है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। 91, 61, 93, 60, 62 पर SMS करके आप जो है कोर्स में ज्वाइन हो सकते हैं। मात्र 100 रुपीज़ कोर्स की फीस है। आपको अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नाम लिख करके भेज देने। सभी सब्जेक्ट की आपकी तैयारी यहाँ पर करवा दी जाएगी। आप अगर नहीं चलाते कुछ भी भेजने के लिए, तो आप किसी दूसरे से भी सेंड करवा सकते हैं। आपके पास एक स्कैनर सेंड किया जाएगा, उसी पर आपको सेंड करना है। ठीक है, तो आप इसका नंबर का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बना रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।